नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज बात करेंगे बिकरू के गंगा जल की। और सवाल यह कि कौन सी पुलिसिया किताब में किसी पीड़ित की जान बचाने के लिए उसे प्रोटेक्शन देने के बजाय आरोपी हिस्ट्री शीटर से गंगा जल उठवाया जाता है। कौन से पुलिस मैनुअल में पीड़ित को हथियार बंद बदमाशों के सामने खड़ा करके उसकी शिकायत सुनी जाती है। और पुलिस का वो कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी है कि पीड़ित की छाती पर जब कोई राइफल तान दे तो वहां मौजूद थानेदार अपनी वर्दी उतारे, जनेऊ दिखाए और फिर कहे कि इसकी जान बख्श दो। आप कहेंगे कि यह मामला फिल्मी जैसा लगता है, लेकिन यह खुलासे उस शख्स की आप बीती है जिसकी शिकायत पर खड़े हुए विवाद के बाद विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ली और पुलिस ने उसके कई गुर्गों समेत विकास दुबे को भी एनकाउंटर में मार गिराया। सवाल पुलिस के काम करने के तरीके पर तो है ही, सवाल इस बात का भी है कि क्या अब जानबूझकर मामले को जनेऊ, कसम और गंगा जल के आसपास लाया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस मामले के सामने आने के बाद एक बड़ा तबका सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने पर तुला हुआ है और इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों अपने अपने हिस्से का स्कोप चाहते हैं। राजनीति में कहें तो वोट बैंक तलाश रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे। गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। कानपुर की खूनी कहानी में कितने पन्ने हैं और खून से सने उन पन्नों में क्या दर्ज है, हर बदलते दिन के साथ सामने आ रहा है। लेकिन जब भी कोई नया पन्ना खुलता है, एक नई कहानी सामने आती है, डर की, दहशत की, काले साम्राज्य की और गुंडा राज की। कानपुर की इस खूनी कहानी में एक पन्ना गंगा के पानी का भी है। रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा, मोटर की छिटा ली और मोटर छिटा करके और मुझको मारा भी था, वैसे छिटा ली। यूं तो खूनी रात की वो कहानी 2 और 3 जुलाई की दरमियान रात की है, जब गैंगस्टर और उसके गुर्गों की बंदूकों से निकली गोलियों ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। लेकिन इस खूनी रात की पटकथा 2 जुलाई को नहीं बल्कि 27 जून को लिखी गई थी। 27 तारीख को हम जा रहे थे, अपने गांव आ रहे थे। हम अपने मोहिनी निवासा थे, जादेपुर आ रहे थे, तो रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा, तो मारा भी था, वैसे छिटा ली। दरअसल ये पूरी कहानी जमीन के जंग की है, जातिवाद के रंग की है, विकास दुबे के दबाव में दबे पुलिसिया कार्रवाई के ढंग की है। ये सब जानते हैं कि पुलिस 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात राहुल तिवारी की शिकायत पर विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। पुलिस 2 जुलाई से पहले भी बिकरू गांव पहुंची थी। तारीख थी 1 जुलाई, यानी कि घटना से एक दिन पहले। राहुल तिवारी की शिकायत पर निलंबित एसओ चौबेपुर विनय तिवारी बिकरू गांव पहुंचे, ये जानने के लिए राहुल तिवारी के साथ क्या हुआ था। लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे ने पिस्टल तान दी, गुर्गों ने घेर लिया, जिस पर विनय तिवारी को अपना जनेऊ दिखाना पड़ा, ब्राह्मणवाद का हवाला देना पड़ा, गंगा जल हाथ में देकर कसम खिलाई और इस तरह अपनी और राहुल तिवारी की जान बचाई। तो एसओ साहब ने अपना जनेऊ निकाला और उनसे कहा कि भैया पंडित ने इज्जत रखोगे लग। फिर विकास दुबे ने गंगा जल दिलाया, हमको भी दिया और यशोदा को भी दिया, और गंगा जल दे करके और फिर उन्होंने कसम वसम खवाई। लेकिन जनेऊ और गंगा की सौगंध ज्यादा देर तक बिकरू गांव में शांति बनाकर नहीं रख सकी। विकास दुबे के चंगुल से छूटे राहुल तिवारी ने एसएसपी से शिकायत की, कार्रवाई की गुहार लगाई तो पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। राहुल तिवारी की इसी शिकायत पर पुलिस उस रात दबिश देने पहुंची थी, जहां विकास दुबे और उसके गुर्गे पहले से तैयार बैठे थे।
हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओ तो मैं मार डालें। गैंगस्टर विकास दुबे ने अपनी इस पाप कथा में महिलाओं को भी शामिल किया था, जिसका खुलासा शशिकांत की पत्नी के एक के बाद एक सामने आ रहे ऑडियो में हो रहा है। भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा तो सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैठिए ना। तो कानपुर की उस खूनी कहानी में और कितने पन्ने हैं, कितनी कहानियां आने वाले दिनों में सामने आएंगी। लेकिन राहुल तिवारी के बयान से एक बात तो साफ है कि वो गंगा जल जो बिकरू गांव में विकास दुबे ने उठाया था, उसने सब पवित्र कर दिया। गैंगस्टर का गेम ओवर हो गया और खत्म हो गया दहशत का साम्राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय कराएं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज पांडे जी, स्वागत है आपका। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश अशोकधर द्विवेदी साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत द्विवेदी जी आपका भी। सबसे पहले पांडे जी, सवाल आपसे, क्योंकि जो खुलासे राहुल तिवारी कर रहा है, जो बातें बता रहा है, उसमें जनेऊ भी आ रहा है, गंगा जल भी आ रहा है। आप भी जानते होंगे कि पुलिस के काम करने का तरीका यह तो नहीं होता है कि पुलिस के सामने, थानेदार के सामने कोई किसी की छाती पर अगर राइफल तान दे तो फिर वो उसे वर्दी उतार कर जनेऊ दिखाए या गंगा जल उठवाए, उससे क्या आप इन्हें नहीं मानेंगे? ये तो पुलिस के काम करने का तरीका नहीं है। लेकिन अब पीड़ित चूंकि बता रहा है कि वारदात उसके साथ घटी है और उसने बाकायदा पुलिस में भी यही बयान दिया है, तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि कैसे पुलिस काम कर रही है कानपुर में या चौबेपुर में। ये अपने आप में बहुत चौंकाता है। मैंने डाला, ग्रुप में डाला, देखिए एक नया नंबर डाला है सर का, 5555 सर, उस पे कॉल कर दीजिए। पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? ये भी निकाल लीजिए, आप अपनी ईपी लगा लीजिए। मनोज पांडे जी, चलेगा, इस पर चलेगा। लगता है पांडे जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चलता हूं द्विवेदी जी के पास। अशोकधर द्विवेदी जी, आप सुन पा रहे हैं? द्विवेदी जी, आवाज मिल रही है आपको? डीजी साहब, दूसरा नंबर पैच कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पिछली बार भी प्रॉब्लम। लगता है द्विवेदी जी भी सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बात को। यह बहुत अहम है। कुछ देर के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे, उनसे भी यह सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या पुलिस के काम करने का तरीका यह होता है। और इस वक्त हमारे साथ राहुल तिवारी जुड़ गए हैं। राहुल तिवारी के साथ ही यह घटनाक्रम हुआ है। राहुल तिवारी जी, स्वागत है आपका। और आप अपनी बात को बेबाकी के साथ रख रहे हैं, पुलिस को भी आपने संभवतः ये सारी बातें बताई हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जिस जगह यह पूरी घटना हुई, जहां पे जनेऊ दिखाया एसओ साहब ने, जहां पे आपकी जान बचाई, वो जगह क्या थी? वो खेत था या फिर विकास दुबे का घर था? नहीं, विकास दुबे घर नहीं था, वो बाल गोविंद का घर था जी। बाल गोविंद है सुनील कुमार के ससुर और विकास के चाचा हैं, उनका घर था। और सुनील कुमार जो है ना, वो बाल गोविंद का दामाद है जी। और हमारी जो लड़ाई चल रही है ना, वो सुनील कुमार से, समीक्षा से चल रही थी और बाल गोविंद से। और बाल गोविंद मतलब बाल गोविंद के ससुर थे, इसलिए उनसे लड़ाई में चल रही थी जी जी। लेकिन विकास दुबे बाल गोविंद के भतीजे थे, तो इसलिए विकास दुबे मदद कर रहे थे उस लड़के के साथ में जी। और हमको लगा रहे थे और धमकी दे रहे थे हमको, बहुत धमकी हमको दी उन्होंने। तो जिस जगह पे आपके साथ मारपीट हुई, आपकी छाती पे बंदूक तान दी गई, वहां पे जब जो आपके साथ मौजूद विनय तिवारी थे, चौबेपुर के थानेदार, वो पुलिस फोर्स के साथ गए थे कि अकेले बैठे थे? नहीं, वो कोई नहीं, हम थे और विनय तिवारी एसओ साहब थे और ड्राइवर साहब थे और एक लेडीज कांस्टेबल, एक जनावर, 4 जन, बस 5 लोग जी। और विकास दुबे की तरफ से कितने लोग आ गए?
अरे कितने हथियार ले आए? अरे हथियार तो बहुत ले आए, 4-5 हथियार निकाल लाए, 30-35 लोग आ गए, लाठी डंडा भी ले आए। लेकिन जी लेडीजें भी बहुत थी, 5 लेडीजें थी, समीक्षा थी, समीक्षा की माँ रहा है, उनकी बहनें रहा है, समीक्षा की ना सब रहा है। तो ये और सब ये जो 2 तारीख को पूरी वारदात यहां पे हुई जिसमें 8 पुलिस वालों की जान गई, राहुल ये मैं जरूर जान, ये कितने तारीख की घटना आप बता रहे हैं जो आपके साथ घटी? 1 तारीख का। नहीं, उससे ठीक एक दिन पहले। हाँ, 2 तारीख के एक दिन पहले। तो ये सब कुछ बिकरू में ही हुआ? हाँ, ये बिकरू गांव में हुआ ये। ठीक। और इसके बाद फिर आपको क्या पुलिस प्रोटेक्शन दी गई या छोड़ दिया गया वहां से? नहीं नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन कुछ नहीं, मतलब हमारा मतलब जो हमने मुकदमा लिखाया ना, उसके बाद हम कानपुर गए तो एसपी साहब ने फोन किया साहब को और बोले कि राहुल तिवारी आपने जान दे रहा है, कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? तो यशो साहब ने हमको फोन किया, राहुल तिवारी लौट आओ। और तो हमने कहा साहब कैसे लौटाए हमको, हमें तो मार डालेगा। तो कहा ना, हम पे विश्वास रखो, विश्वास करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आओ आप। तब यशो साहब ने, जब हम गए वहाँ तब यशो साहब ने एप्लीकेशन बनाई और हमसे दस्तखत करवा लिए। और फिर मेरे मतलब तो हमसे करवा के दस्तखत हम भग आए अपना। और फिर उसके बाद रात में ये घटना का हमसे सुबह हमको बुलाया था कि सुबह आना तुम्हारा मेडिकल करवाएंगे। और फिर वो अपनी मतलब ऐसी घटना घट गई कि हमारे होश ही उड़ गए, हम घबरा गए, दहशत में हो गए इतना। तो हम लोग छिपते छिपते इधर उधर फिरते रहे और बहुत दहशत में हो गए। फिर हम कप्तान साहब के पास अब सोमवार को गए थे। अभी सुरक्षा मिली आपको? हाँ, अब सुरक्षा मिल गया। मैं अब सुरक्षा मिल गई आपको? हाँ, ठीक है। और अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज पांडे जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार में। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त आशीष दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पांडे जी, ये हमारे साथ राहुल तिवारी बैठे हुए हैं। ये राहुल तिवारी उस घटना के ठीक एक दिन पहले, इन्होंने पहले मुकदमा तो पहले लिखा दिया था, लेकिन ये बता रहे हैं कि उस घटना के ठीक एक दिन पहले एसओ के सामने इनकी छाती पर राइफल तान दी विकास दुबे और उसके गुर्गों ने। तब जाकर एसओ ने अपना जनेऊ दिखाया, ब्राह्मण होने की दलील दी, गंगा जल उठवाया कि इनको नहीं मारेंगे। ये पुलिस के काम करने का तरीका है? आपको क्या लगता है? देखिए, आज ये पूरा देश जानता है शर्मा जी जी कि वहां पर जो एसओ थे उस समय पर, जो आज निलंबित हो गए हैं, उनकी और विकास दुबे की सांठगांठ थी। इस घटना में ये बात स्पष्ट हुई है कि जो पुलिस पार्टी पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में वहां गई थी, उसकी मुखबरी की गई और उस पर कहीं ना कहीं शक की सुई वहां के एसओ विनय तिवारी के ऊपर गई। जी, तो जो एसओ अपराधियों के तलुए चाट रहा हो, उससे ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नंबर 1, ये पूरा देश जान गया है कि ये जो घटना घटी है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत रही और पुलिस के ही कुछ थाने के लोगों ने वहां पर सूचना दिया। जहां तक विकास दुबे का सवाल है, पूरा देश इस बात को कह रहा है कि विकास दुबे अच्छे व्यक्ति नहीं थे। पूरा देश कह रहा है कि विकास दुबे ने जो घटना की, हमारे 8 सिपाही, जिसमें एक सीओ लेवल का अधिकारी, एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो हमारे ही परिवार के थे, वो शहीद हुए। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सवाल यही तो उठा रहा है पूरा देश, घटना घटी कैसे, सूचना किसने दिया, सूचना देने के बाद पुलिस ने इनकाउंटर किस तरीके से किया, कौन लोग दोषी मारे गए, कौन निर्दोष मारे गए, किसके 14 साल के बच्चों को वहां बैठा दिया गया, किसकी 5 दिन की उस पत्नी को जो मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसको आपने गैंगस्टर में जेल भेज दिया। और फिर आप कहते हैं गलती हो गई, 369 सीआरपीसी की आप रिपोर्ट देकर के उन्हें छुड़ा रहे हैं। एक व्यक्ति त्रिवेदी नाम का बेटा लड़का, जो महाराष्ट्र की एटीएस ने उसको पकड़ा, आपने उसका पर्चा छपवाया था, आपने इनाम किया था, एटीएस ने पकड़ा, एटीएस ने कहा नहीं ये कहीं नहीं गए, यहीं पर थे, तो आपने कह दिया कि नहीं गलती हो गई, ये उसमें नहीं थे। आज यही तमाम चीजों पर आज देश का जो बुद्धिजीवी है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, इसी पर
आज कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे नहीं, हैं। लेकिन पांडे जी, प्रश्न चिन्ह देखिए, जो वारदात हुई है उसमें प्रश्न नहीं, एक तरह से सीधे सवाल दागे जाने चाहिए, जो क्योंकि जो हुआ आंखों के सामने हुआ, पुलिस वालों की लाशें सबने उठते हुए देखी हैं। इसमें बहुत छोटी चीजों की बात नहीं है, ये बारीकी से समझने की बात नहीं है, तो सीधा सीधा दिखाई देने वाली चीज है। सवाल इसको लेकर है कि इसके अंदर भी कुछ लोग ब्राह्मण पॉलिटिक्स की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। इसमें कई लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ब्राह्मण विरोधी, बड़े सम्मान से आपसे जी देखिए, मैं बड़े सम्मान से इस बात को कहना चाहता हूं, मृत शरीर वो किसी जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। घटना कहीं घटे, कोई मारा जाए, कोई हताहत हो, किसी को चोट लगे, किसी के साथ घटना की जाए, हरदम सफरर के साथ देश को खड़ा रहना चाहिए। नंबर एक, अपराधी के साथ किसी की कोई संवेदना नहीं रहती। लेकिन एक बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है जी, हम अपराधी हो सकते हैं? सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत भारत के संविधान के आर्टिकल 214, 219, 227 के अंतर्गत जो सजाएं निर्धारित की गई, किस अपराध पर क्या सजा होगी, वो सजा दी जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, एक बेटा जिसकी उम्र 13 साल है, उसको आप सजा कैसे दे देंगे? उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। एक घर की कोई दूसरी लड़की, एक बहन हो सकती है किसी की, जो 4 दिन पहले विवाह होकर के आई हो, उसे न मालूम हो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पति क्या कर रहा है, अब उसे थाने में बैठा दें, उसे अपमानित करें, उसे झूठे मुकदमे में आप जेल भेज दें। ठीक है, आपने 269 की रिपोर्ट दिया, 369 की, क्या उसका जो अपमान हुआ है, जो उसको मानसिक यातना हुई है, क्या वो वापस आ सकती है? आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, विकास दुबे जायज हो सकते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो शख्स 50,000 का इनामी हो, उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ भी ना करे, यह सवाल भी ना पूछे उससे? अगर पुलिस को बाद में लगा कि इसका कोई अपराध नहीं है और इसे कोई पता नहीं था कि इसका पति क्या करता था, तो बाद में उसे छुड़ा लिया, क्या इसको इस तौर पे नहीं देखा जा सकता? या इसमें भी अपमान देखा जाएगा कि किसी का अपमान ना हो जाए? पुलिस फिर पूछताछ किससे करेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी में यह व्यवस्था नहीं है कि आप ना उसको केवल थाने ही बैठाएंगे, बल्कि उसको 120B में आप उसे जेल भेज देंगे, गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगाएंगे और जेल के अंदर भेज देंगे, जहां भारत की न्यायपालिका यह कहती हो कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम उस देश के रहने वाले हैं, उस संविधान को मानने वाले हैं, तो ये कहां पे आपको अधिकार बन जाता है कि आप एक बेगुनाह, एक ऐसी बहन को, एक ऐसी पत्नी को जो 4 दिन पहले ब्याह करके आई हो और 5वें दिन वो विधवा हो गई हो, वही बात है, विधवा को आपने रोने भी नहीं दिया, वही बात है। आप कुछ आपने स्वीकार बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एक शशिकांत नाम का शख्स स्वीकार किया कि गलती और शशिकांत की पत्नी के ऑडियो पे ऑडियो आए जा रहे हैं। वो कहीं मोबाइल जमीन में गाड़ने की बात करती है, कहीं नंबर डिलीशन की बात करती है, कहीं किसी की लोकेशन बताती है कि एक छत पे खड़ा है, दूसरा दूसरे की छत पे खड़ा है। मैं एक सवाल राहुल से ले लूं, फिर उनको फ्री करना है हमको। राहुल, एक सवाल ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि उस रात जब आप उस दिन बचे, जिस दिन आपके साथ विनय तिवारी भी थे, क्या कहीं से आपको लगा कि आपको ब्राह्मण होने का फायदा मिल गया, इस वजह से आपको विकास दुबे ने छोड़ दिया? क्योंकि आप ब्राह्मण तो पहले से हैं और आपको ही तंग किया जा रहा था। जी ये तो कुछ नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या उसके, हमने भगवान का नाम लिया, इसीलिए भगवान ने मेरी मदद की जी, और तभी वो भगवान ने उसकी बुद्धि पलट दी। वो मुझे छोड़ता कहाँ, वो तो मुझे मार ही देता। तो वो जनेऊ वाली बातें जो आप बता रहे थे? जी वही जनेऊ वाली बातें, जनेऊ कसम खाई थी उन्होंने, विनय तिवारी ने जी, और फिर गंगाजल विकास को भी दिया था कि इसको मारोगे नहीं आप। अब इसका क्या जाने क्या है क्या नहीं है, क्या हमें पता, हम तो इतने मतलब वो है ना जो हम आपको बताएं हम। ठीक है, आप तो यानी खुद डरे हुए थे उस दिन, किसी की छाती पे बंदूक तनेगी तो जाहिर है कि वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो आप हमें बता रहे हैं। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात आपने रखी। अब मैं चलता हूं आशीष दीक्षित जी के पास। दीक्षित जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो इसमें भी गुंजाइशें निकाल के पॉलिटिक्स करने का प्रयास हो रहा है? आपके एक नेता हैं जितिन प्रसाद, वो भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्कोप उन्हें भी मिल जाए। देखिए,
मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि राहुल तिवारी जी ने भी बताया, मैं उनको सुन रहा था कि जनेऊ का वास्ता दे दिया तो जान छूट गई। दोबारा आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनेऊ नहीं, मैंने भगवान का नाम लिया तो छूट गया। जब से 2 तारीख से ये घटना हुई है तब से इसमें नई नई गुत्थी निकल के आ रही हैं, नई कहानी, रोज नई कहानी निकल के आ रही हैं। और पुलिस वाले कुछ कहते हैं कभी, और सरकार कुछ कहती है, और ये जो एक तरीके की माहौल बनाने का कोशिश हो रही है, शुरू से बरगलाने की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, ये पूरा उसकी परिणति है, ये कुछ नहीं। और ये केवल जो एक ढकोसला है। और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को इसमें घसीटा जा रहा है, ब्राह्मण समाज जो है वो समाज को रास्ता दिखाने का काम करता है, सही रास्ते पे ले जाने का काम करता है। और ब्राह्मण समाज के कभी किसी ने नहीं कहा, किसी का भी वक्तव्य आप दिखा दीजिए कि किसी ने भी ये कहा हो कि विकास दुबे सही आदमी था। सभी ने कहा कि बहुत ही दुर्दांत हत्यारा था, बहुत ही गलत किया, उसने जिस तरीके की घृणित का अपराध किया उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से उसने जो है अब अपने आप को सरेंडर किया, उसके बाद जब पुलिस ला रही थी और जिस लोगों को पता था कि हाँ इसके से इनकाउंटर हो जाएगा और वही हुआ, पहले मीडिया को रोका गया। मीडिया को रोकने के बाद जिस तरीके से रटी रटाई कहानी बनाकर उसको जो है इनकाउंटर कर दिया गया। अगर उसको इनकाउंटर ना किया जाता, उसके ऊपर सरकार के पास और भी संसाधन थे, और भी नीति बना के उस पर फास्ट ट्रैक उस पर करते और उसको सजा दिलाने का काम करते, तो उसके पीछे जो सफेद खाकी के साथ साथ जो खादी वाले लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, तो जिस उनका जब भी उज्जैन में वो गिरफ्तार हुआ तब आपके नेता कह रहे थे कि देखिए उसका सरेंडर करा दिया, उसको बचाने वाले कई लोग हैं, बाकी उसके साथियों को, गुर्गों को मार दिया गया और उसको सरेंडर करा लिया गया। और दूसरी बात यह कि आपके नेता जितिन प्रसाद, मायावती का एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों में एक तरह से भय है, डर है, उनको धन्यवाद करते हैं कि देखिए हमारे समाज की बात उठाने के लिए आपको शुक्रिया। चेतना यात्रा भी निकालने की बात करते हैं। तो क्या अब धीरे धीरे आप लोग इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? बहाना विकास दुबे और ब्राह्मण पॉलिटिक्स आपको साथ नहीं है? कभी भी नहीं। ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। जितिन प्रसाद जी हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ये ब्राह्मण चेतना परिषद जो उन्होंने बनाई है उसका कोई भी राजनीति से वो सरोकार नहीं है। वो अपना पहले से ही ब्राह्मण समाज के लोगों पे के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जब से ये सरकार आई है योगी जी की, ब्राह्मणों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जितिन प्रसाद जी उस बात को, घटना को उठाते रहे हैं और आज से नहीं, शुरू से ही उठा रहे हैं। तो उसको इस चीज से जोड़ना और विकास दुबे से जोड़ना जो है वो कहीं भी उचित नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी इस सरकार आने के बाद ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों पे लगातार घटनाएं हुई हैं, वो उस पे कर रहे हैं। इसका कोई भी राजनीति से सरोकार नहीं है। वो पहले से ही जो है ब्राह्मण समाज के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, उस पे वो शुरू से ही प्रकाश डालते रहे। ये वो शुरू से प्रकाश डालते रहे, लेकिन अब इसमें मायावती की भी दिलचस्पी है। अब जितिन प्रसाद भी एक कदम आगे बढ़ के आगे आ रहे हैं। क्या यहां से एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है? सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अशोक धर द्विवेदी साहब के पास भी हम चलेंगे, पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए उनसे इस बाबत सवाल भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
विकी बात, स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि बिकरू कांड में जो हुआ उसमें पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध है और पुलिस की गतिविधियों की वजह से ही वो 8 पुलिस के जवान शहादत को प्राप्त हुए और इसके बाद फिर क्या अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस ने आनन फानन में एक के बाद एक एनकाउंटर किए। क्या वो फेक एनकाउंटर थे या फिर वाकई जो पुलिस कहानी बता रही है वही पूरी तरह से सच्ची है? ये सारे सवाल एक के साथ एक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त द्विवेदी जी मौजूद हैं। अशोकधर द्विवेदी साहब, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं। आपको पहले आवाज नहीं मिली। मेरा सवाल यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए? जिस वक्त किसी की छाती पे कोई बंदूक ताने तब पुलिस वाला अपनी पिस्टल निकालकर उसे कहे कि आप बंदूक नीचे रखिए, या फिर वर्दी उतार के ये दिखाए कि देखिए हमारे पास जनेऊ है। ये जो आप प्रकरण बता रहे हैं इसमें जनेऊ दिखाना तो निश्चित रूप से शर्मनाक है, और अगर कोई पुलिस वाला जनेऊ दिखा करके अपने रक्षा करता है तो वो निंदनीय है और मैं इसके निंदा करता हूँ। अब दूसरी बात कि उस हालात में क्या पिस्टल निकालने का अगर कारण तो है ही तो निकालने में कोई बुराई नहीं, और बदमाश भी पुलिस अधिकारी को देख करके, और पुलिस अधिकारी के साथ कितने पुलिस वाले हैं, इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही वह बदमाश अपना बंदूक निकालता है, रिवॉल्वर निकालता है या अपनी कार्रवाई करता है। बदमाश सामान्य तौर पर बदमाश दिखता लेकिन कमजोर होता है। पुलिस के सामने वास्तव में किसी बदमाश की हिम्मत नहीं है को अकड़ सके, लेकिन अगर पुलिस वाला खुद कमजोर है तो वो बदमाश कुछ भी कर सकता है, रिवॉल्वर भी तान सकता है, धमका भी सकता है, 2 थप्पड़ लगा भी सकता है। तो पुलिस वाले पर निर्भर करता है। जो व्यवस्था, इसमें पुलिस के पास बहुत ताकत है जी। और पुलिस अकेले नहीं, उसके पीछे शासन की शक्ति रहती है, कानून की शक्ति रहती है, तो पुलिस कमजोर नहीं है। हाँ, मौके पर नहीं, लेकिन मंशा पे तो सवाल है द्विवेदी जी। पुलिस अगर कार्रवाई करने की नियत से जाएगी तो प्रश्न पहला है, और अगर डील कराने की नियत से जाएगी कि देखिए ये पीड़ित है, आप दबंग हैं, और डील हो जाएगी बीच में, दरोगा जी डील कराएंगे, तो अगर ये तरीका है तो फिर तो आपको जनेऊ भी दिखाना पड़ेगा। और वो तो जनेऊ भी इसलिए दिखाया कि आप हमारी इज्जत रख लीजिए, हम वर्दी में हैं, वर्दी में हमारे पीड़ित को मत मारिए हमारे सामने। एक गुंडा डील कराने वाला कौन होता है? पुलिस खुद सक्षम है। अगर जमीन जायदाद का मामला है तो राजस्व विभाग सहयोग करता, राजस्व विभाग के सहयोग से पुलिसकर्मी मसले को सुलझा सकते हैं। गुंडा कौन होता है? डील कराने वाला। जो अगर कोई पुलिस वाला वहां जा रहा है किसी गुंडे के पास, अपराधी के पास डील कराने, तो ये गलत है। और ऐसे पुलिसकर्मी को तो वो रिवॉल्वर भी तान सकता है, बदमाश पीट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक, तो ये कार्यप्रणाली सामने है और अब पुलिस को ही इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट भी लगानी है। एसआईटी को भी इस भूमिका को जांचना परखना है कि किसकी भूमिका क्या रही। सिर्फ दरोगा तक या थानेदार तक मामला सीमित था या बड़े अधिकारी भी इसमें मिले हुए थे? रिपोर्ट क्या आती है इस बात का इंतजार है। पांडे जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मनोज जी बोल सकते हैं आप। जी, एक द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छी बातें 3 कही और मैं समझता हूं कि सार है पूरी, आप जो डिबेट कर रहे हैं उसकी पूरी सार है। उन्होंने एक बात कही कि पुलिस वाला अगर उसके ऊपर किसी ने पिस्तौल तानी और उसने उसका प्रतिरोध नहीं किया और जवाब नहीं दिया तो उसका कारण स्पष्ट है कि वो पुलिस वाला उस अपराधी से मिला हुआ था और उसकी सांठगांठ थी। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, अगर पुलिस की खाकी किसी गुंडे के नीचे नहीं दबी हुई है तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो किसी पुलिस वाले को ऊपर बंदूक ताने। तो ये स्पष्ट हो गया कि वहां पर थानेदार की और बदमाश की मिली भगत थी। दूसरा एक बड़ा प्रश्न है, उसी धरती पर बहुत दिनों से वही व्यक्ति लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा था, जमीन को बेच रहा था, जमीन को हथिया रहा था। तो आखिर ये बड़ा सवाल है, इतने दिनों तक एक व्यक्ति, एक बड़ा अपराधी इतने दिन तक अपने साम्राज्य को कैसे चला रहा था, उसके जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं? ये एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय तक ये खुल करके आई है बात। उसको पनपाने वाले भी कुछ लोग थे। जहाँ तक जनेऊ का सवाल है,
तो ठीक है, ब्राह्मण का तो यह आभूषण है कि वो जनेऊ पहनता है। जहां हम आज निंदा करते हैं कि विकास दुबे गलत है, विकास दुबे ने हमारे परिवार के सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को शहीद किया, वहीं एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पुलिस को किसी निरपराध व्यक्ति को गोली मारने का अपराध का उसके पास अधिकार है? किसी एक ऐसी माता और बहन को आप निरपराध जेल भेज सकते हैं और 6 दिन बाद आप माने उसको गैंगस्टर में जेल भेज करके कि नहीं वो झूठा था और 269 की सीआरपीसी के अंदर का आप रिपोर्ट दे करके उससे छुड़ाने की बात करें। एक व्यक्ति को आपने 50,000 का वांटेड कर दिया और महाराष्ट्र की पुलिस ने, एटीएस ने उसे पकड़ा और ये तथ्य पाया कि वो घटना के समय वहां नहीं था, तो आपने माना कि नहीं हमने गलत छाप दिया। तो क्या जो प्रताड़ना एक समाज के लोगों को इस नाम पर दी जा रही है, कोई उसके साथ फोटो खिंचा लिया आप इनकाउंटर कर देंगे, कोई उसके साथ कहीं फोटो में दिख गया तो आप उसे जेल भेज देंगे, तो कहीं ना कहीं आज इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और जब ये होगा तो लोगों को समानता और समता नहीं दिखाई देगी। आप इसको एक जगह 5 लोगों की हत्या हो जा रही है और अपराधी घूम रहा है। उसमें पुलिस के पोस्टर में ही साफ लिखा हुआ है कि सहयोगी ऑब्लिक वांछित, या तो वांटेड हैं या विकास दुबे की ये कभी सहयोगी रहे हैं। तो उस केस में आप इसको वर्ग विशेष से जोड़ रहे हैं या फिर उसके जितने सहयोगी थे वो इत्तेफाक से ब्राह्मण थे? नहीं, उसके दूसरे भी हो सकते हैं। आपने तो आप वर्ग विशेष पे इसको प्रताड़ना से क्यों जोड़ रहे हैं? इनाम इसी पर्टिकुलर केस में किया आपने नहीं, आप पर्टिकुलर एक केस में आपने उनको वांछित किया और नहीं इसलिए करेंगे वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहेंगे उनको, जो क्षत्रिय क्षत्रिय कहेंगे, जो दलित है दलित कहेंगे, जो यादव है यादव कहेंगे, कहना तो उसको पड़ेगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, कुछ व्यक्ति का नाम वांछित किया आपने, पर्टिकुलर इसी आपने क्राइम संख्या में उसको किया, आपने इनाम किया, अगर उसका इनकाउंटर हो जाता कौन जिम्मेदार था? उस महिला को जो 6 दिन पहले ब्याह के आई थी, हाथ की मेहंदी उसकी नहीं धुली थी, आपने उसको जेल भेज दिया, बाद में आपने गलती मानी और 269 की आपने रिपोर्ट दिया, उसको अब छुड़वाएंगे। क्या उसकी जो प्रताड़ना हुई, जो वो जेल में रही, जो अपमानित हुई, वो विधवा तो रो भी नहीं पाई। 6 दिन में शादी होती है, 6 दिन में विधवा भी हो जाती है और विधवा होने के बाद जेल चली जाती है। क्या उस मानसिक प्रताड़ना का आप जवाब देंगे? एक और हमारा बड़ा सवाल है, पुलिस ने कार्रवाई की, अपराधी मारा गया, कोई इस पर सवाल नहीं, अपराधी का अंजाम यही होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, प्रदेश में ऐसी बहुत सी बड़ी घटनाएं घटी, क्या एटा की घटना में लोग मारे गए? क्या झांसी की घटना में भी इतनी त्वरित कार्रवाई आपने किया? क्या बरेली में घटना हुई आपने किया? क्या पीलीभीत में लोग मारे गए आपने ये इस तरह अंजाम दिया? शायद हम लोग चाहते हैं कि अगर यही इसी तरीके से, जब हम लोगों के यहाँ दिनेश यादव मारे गए, सुरेश पटेल मारे गए, विशंभर यादव मारे गए, इस तरह की जो भी जघन्य घटनाएं हों, अगर पुलिस इसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करती तो आज हमें लगता है कि इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता, एक समानता रहे, अपराधियों का मनोबल गिराया अब मुझे पर एक बात का उत्तर दीजिए पांडे जी, फिर कांग्रेस पार्टी के आज किया है, दीक्षित जी हैं, उनके पास चलना है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता, आप ही लोग, अखिलेश यादव स्वयं ये आरोप लगातार लगाते रहे कि विकास दुबे को संरक्षण देने का काम बीजेपी वालों का है, बीजेपी की सरकार वालों का है, उनके मंत्री का नाम भी लिया, विधायकों का भी नाम लिया आप लोगों ने। तो अगर वही संरक्षण देने वाले हैं तो वही फिर ब्राह्मणों को या विकास दुबे को ब्राह्मण जान के इस तरीके की एक तरफा कार्रवाई, या आप जो कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे नहीं हुआ, विकास दुबे के खिलाफ हुआ, तो सवाल उठेंगे। तो दोनों चीजों में से कोई एक सत्य हो सकता है और एक फर्जी। देखिए, तो कौन सा फर्जी है बता दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट ये बात उठाई कि विकास दुबे को पकड़ा जाए। इस पूरी कई सालों से चल रहे रैकेट के पीछे कौन लोग थे, जमीन कब्जा कराने में कौन लोग सहयोग करते थे, वसूली करने के पीछे कौन संरक्षण देते थे, पुलिस कार्रवाई को रोकने के लिए कौन लोग बचाते थे, जुडिशियल उनको मदद कौन करते थे, हाजिर कराने में कौन मदद करते थे, वो तो एक व्यक्ति है। लेकिन आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, देश के सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर इतने दिन तक अपराध और अपराधी फल फूल रहा था, इसके पीछे लोग होंगे। जरूरी नहीं है एक व्यक्ति के खत्म हो जाने से अपराध खत्म हो जाए। जो लोग संरक्षण करता थे, हमारे पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये जरूर कहना था कि उनको उजागर किया जाए, उनको सामने लाया जाए, जिससे काश कभी ऐसे राजनेता। मेरा जो सवाल था पांडे जी, मेरा ये सवाल इतना था, सिर्फ इतना कि अगर संरक्षण देने वाली पार्टी वही है
उन्हीं के संरक्षण में फले फूले। आपका अगर ये आरोप सही है तो वही एक तरफा कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ करेंगे, आपको ये लगता है? क्योंकि यही तो आरोप विपक्ष का तब था जब उज्जैन से गिरफ्तार हो गया तो कहा गया कि बीजेपी की सरकार वहां है, वहां पे सेफ पैसेज दे दिया गया। देखिए, हमने कहा घटनाएं होती हैं, घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगता है। एक व्यक्ति जो लंगड़ा करके चल रहा था, इसकी वीडियो फुटेज पूरे देश ने देखा, हम सब ने भी देखा। एक गार्ड के साथ वो पैदल घूमता हुआ चला रहा था, फिर एक होमगार्ड वाला उसे थाने ले जाता है। खबर आती है बुलेट प्रूफ जैकेट में बैठाकर सफारी गाड़ी में लाया जा रहा है। पूरी देश की सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी न्यूज भी थी उसमें, आज तक थी, वो उसके पीछे रहती है। एक जगह पर टोल पर उनको रोक दिया जाता है, एक दूसरी गाड़ी में वो आ जाते हैं, उतनी देर में 10-15 मिनट में इनकाउंटर हो जाता है। हम इनकाउंटर पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, मेरी कोई सहानुभूति विकास दुबे के साथ नहीं है। मैंने पहले कहा कि अपराधी का अंत यही होता है, लेकिन ये तमाम ऐसी चीजें आई जिसमें देश में मीडिया ने भी सवाल उठाया और राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाया। हमारे नेता का एक सवाल था केवल, आपराधिक साथ घटना घट गई, ठीक है, इसको पीछे सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे? आखिर अगर इसका खुलासा हो जाता और उसको न्यायालय में लाया जाता। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं, फिर कांग्रेस के दीक्षित जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, एक तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर और विनय तिवारी के काम करने के जो तरीके पर, उस पर बड़े सवाल हैं, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह है, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मनोज पांडे जी भी हमारे साथ पैनल में हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी घटनाओं पर इतनी त्वरित कार्रवाई बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। विकास दुबे के प्रकरण से उन्होंने कहा कि हमें विकास दुबे व्यक्तिगत से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके प्रति सहानुभूति है, लेकिन ब्राह्मण समाज के खिलाफ क्या आपको लगता है कि सरकार थोड़ा ज्यादा सख्त है? देखिए, जब किसी अपराधी को जात का आवरण पहना दीजिए, किसी आतंकवादी को धर्म का आवरण पहना दीजिए, तभी वो मजबूत होता है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों ने ये काम बहुत किया। अभी मैं आपसे जुड़ने के पहले मैं आपके चैनल को देखना मैंने शुरू कर दिया था जी, और ये भी सवाल आया कि उसके पीछे कौन कौन लोग थे। देखिए, तो जो तथ्य है, अगर उसको देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि उसके पीछे कौन कौन लोग से हैं, कौन कौन लोग हैं, और उसके इनकाउंटर से लगाए अन्य चीजों के लिए SIT और एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हो गया, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। देखिए, 2001 में बड़ी घटना किया विकास दुबे ने, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या की। उसने जब सरेंडर किया तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बन गई थी और राजा राम पाल ने सरेंडर कराया। उस समय वो बसपा के नेता थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 2009 में MP हुए और आज के समय में राष्ट्रीय सचिव हैं। फिर उस संतोष शुक्ला हत्याकांड में जो गवाह देने वाले गवाह थे पुलिस वाले, वो जब मुकरते हैं गवाही से, उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो बरी होता है और उस समय की सरकार उच्च न्यायालय नहीं जाती है इसके खिलाफ अपील करने की। एक राज्य मंत्री की हत्या हुई है और पुलिस वाले गवाही से मुकर गए हैं और हाई कोर्ट में अपील करने की सरकार नहीं जाती है। 2004 से 2017 के बीच उसके ऊपर कई मुकदमे कायम हुए, गंभीर मुकदमे कायम हुए, फिर भी उसकी एक बार गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि उसको सरकारी सुरक्षा दी गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती 19 मार्च को और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और वो 2.25 साल जेल में रहता है। जेल में फिर जमानत पर बाहर आता है और 2 और 3 जुलाई की रात में भी जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी तो हमारी ही सरकार ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा, उसकी गिरफ्तारी के लिए फोर्स भेजा जहां ये घटना घटी और अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस थी। इस नाते से उस रात केवल विकास दुबे नहीं बल्कि अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी गिरफ्तारी हम लोगों ने हमारी सरकार के समय में पुलिस ने की। 1 लाख का इनामी था। उसने विधायक राजू पाल की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में दौड़ाकर हत्या की थी। मनोज पांडे जी को याद होगा, आप रायबरेली से आते हैं, प्रयाग बहुत दूर नहीं है, इनको पता होगा किस दुर्दांत तरीके से उसकी हत्या हुई थी। सुलेम सराव से दौड़ा के 15 किलोमीटर दौड़ा के वर्तमान विधायक को मारा गया था और अशरफ ने मारा था। 1 लाख का इनामी था। तमाम सरकारें आई गई, उसी 2-3 रात की जुलाई की उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की, हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने की। तो हम तो लगातार चाहते थे कि विकास दुबे उसके मनोवृत्ति के व्यक्ति के लोग जेल में रहे। उसके बाद
पुलिस ने छापा मारना शुरू किया, उसके कई साथियों को काउंटर में मार गिराया, कुछ की गिरफ्तारी हुई। उसका जो आर्थिक साम्राज्य है उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। एक एसआईटी का गठन किया गया है, न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। जो तमाम सवाल चाहे श्री मनोज पांडे जी ने उठाए या आप उठा रहे हैं, तमाम लोग उठा रहे हैं, उसका जवाब पुलिस वालों को उस आयोग और उस एसआईटी के सामने देना पड़ेगा। और हमको लगता है तब तक सबको वेट करना चाहिए जब तक सारे सवालों के जवाब न आ जाए और उन आयोगों की रिपोर्ट ना आ जाए। ठीक है दीक्षित जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी पांडे जी कह रहे थे कि मानसिक यातना का प्रश्न है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी है कि कोई उन परिवारों की यातना के बारे में सोचे, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचे जो सीओ मिश्रा साहब शहीद हुए या 24-25 साल के कांस्टेबल उस घटनाक्रम में शहीद हुए। उनके परिवार की मानसिक स्थिति या किस दौर से वो गुजर रहे होंगे, उनके लिए तो वो वीर हैं और वो दुश्मन को पकड़ने के लिए, बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे। तो और उसमें भी अगर आपको जाति देखनी है तो उसमें भी देख लीजिए, चाहे संतोष शुक्ला की जाति देख लीजिए या अभी सीओ साहब मिश्रा जी जिनका निधन हुआ बदमाशों की गोलीबारी में। क्या कहेंगे दीक्षित जी? देखिए, ये खादी और खाकी गठजोड़ की कहानी है और अपराधी के अपराध का इसमें तड़का है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, ये शुरू से होता चला आ रहा है। जब 2017 का उसका विकास दुबे का आप एक किसी चैनल को दिया हुआ इंटरव्यू उठाएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत सिंह सांगा और उनका कोई विधायक सागर साहब है, उनका जिक्र था। ठीक है। और अभी भी की पूछताछ का वीडियो सबसे बड़ा गुर्गा है जय वाजपेयी सबसे बड़ा गुर्गा है। उसके फोटोग्राफ जो है और विकास दुबे के भी फोटोग्राफ जो है कानून मंत्री के साथ में है और अवनीश अवस्थी जी के साथ में है और पूरी जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो सत्येंद्र सिंह जी, उनके साथ में है। तो ये पूरा जो है संरक्षण था भाजपा के नेताओं का और पूरी तरीके से जो है पटकथा लिखी हुई गई है। और ये जो आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जय वाजपेयी कहां है, जय वाजपेयी को कौन बचाने का काम कर रहा है। जय वाजपेयी जो है किस प्रमुख सचिव के रिश्तेदार हैं या किस तरीके के करीबी हैं। प्रशासन के द्वारा जय वाजपेयी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किए? नहीं, लेकिन दीक्षित जी, वाजपेयी आखिर हैं कहां? जो मायावती लिख रहे हैं कि दुबे का सब कुछ देख ब्राह्मण समाज में जो भय का माहौल है उसको दूर करना चाहिए, मंत्री के साथ में है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ब्राह्मण समाज में तो जब से योगी जी की सरकार आई है तब से ब्राह्मण समाज क्या सर्व समाज में भय का माहौल है। हाँ, मगर हाँ, ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कुछ ज्यादा हो रहा है तो ब्राह्मण समाज वाकई में डरा हुआ है। मगर जो एक बिल्कुल फैक्ट बताएं, सर्व समाज में, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं और सर्व समाज में परेशानी है, सर्व समाज में डर की बात है। जय वाजपेयी पे जो है हर आदमी परेशान है। यहां कोई ब्राह्मण और जनेऊ और गंगा जल की बात नहीं है। किसी न किसी तरीके से शासन प्रशासन द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है और ये उसी की परिणति है कि एक न एक कहानी रोज निकल के आ रही है इस प्रकरण में। रोज एक नई कहानी, रोज एक नया सुगुफा, रोज एक नया चेहरा। ये क्या है आखिर? जी, हम लोग चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो प्रकरण बड़े होते हैं दीक्षित जी, से कुछ नहीं होने वाला। उनके खुलासे सालों तक होते रहते हैं और जो इनसे जुड़े हुए व्यक्ति सामने आएंगे उनके बयान जिस तरह से आएंगे वो खुलासे तो होते रहेंगे। इतने कम पीरियड में हर घंटे नया बयान आ रहा है, नई बातें निकल के आ रही है। इसको क्या समझा जाए? अब राहुल तिवारी से कोई पूछे ना कि उनकी छाती पे जो बंदूक तानी गई तो वो तो तानी गई ना, वो तो अपनी कहानी बताएंगे जब पुलिस के सामने आएंगे। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए था तो वो पुलिस कप्तान के सामने गए। रेगुलेशन एक्ट में जी देखिए, पुलिस के पास तो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, उनके पास संविधान के प्रदत्त का जो है कानूनी हथियार हैं, उनका प्रयोग हो। ये क्या नई कहानियां हो रही हैं? ये कहीं ना कहीं खाकी और अपराध का गठजोड़ है, कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शा रहा है। और मनोज पांडे जी, प्रशासन उस चीज को छुपाने में ठीक है। मनोज पांडे जी, आपने मनीष शुक्ला जी को भी सुना होगा, आपने भी पहले कई बातें रखी हैं। ये जो गठजोड़ है, समाजवादी पार्टी पे भी आरोप है, आप बीजेपी वालों पे ये आरोप लगा रहे हैं, इस गठजोड़ के बीच में जातिगत चश्मा क्यों पहन लेते हैं नेता? देखिए,
दो चीजें हम कहना चाहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई मनीष जी ने कहा और उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला जी, उनकी थाने के अंदर हत्या हुई। थाने में हत्या के बाद कई महीने तक विकास दुबे फरार रहे। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार इनकी थी, एसटीएफ इनकी थी, डीजीपी इनके थे, पीएस होम इनके थे, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? क्यों नहीं पुलिस इनकाउंटर में मार गिराया गया? शायद अगर उस समय कार्रवाई की गई होती तो आज एक नया विकास शुक्ला न पैदा होता जो 8 पुलिस के अधिकारियों को शहीद करता और उनकी हत्याएं होती। इस पीरियड में एक बड़ा सवाल उन्होंने कहा 25,000 रुपए का इनामी था। नहीं, लेकिन पांडे जी, हम पूछना चाहते हैं समय हमारे पास सीमित है। मैं कब जेल से उसकी रिहाई हुई? 2002 के बाद की आप उत्तर नहीं देंगे? उसका पीरियड क्या था? 2002 के बाद का उत्तर इस घटनाक्रम में आप लोग देने से बचते हैं कि 2002 से लेके आपकी जब सरकार बनी तो क्या हुआ, फिर एक बीच में ये वाला 2012 वाला स्पेन आया आपका 5 साल का, इसमें क्या हुआ? तो क्या एक दूसरे पे ये आरोप लगाने से काम चल जाएगा? में हमारी सरकार नहीं बनी। 2002 में हमारी सरकार नहीं थी। सरकार हमने 2004 के बाद बनाया जी। लेकिन सवाल यह है कि 2017 के बाद बनी हुई सरकार में वो जेल में थे, जेल से छूटे और वो कितने दिनों तक लखनऊ और कानपुर में अपना साम्राज्य चलाते रहे। उनको किसने छूट दिया अपराध करने के लिए? उनको किसने छूट दिया कि वो वहां पर रंगदारी की वसूली करे? किसने छूट दिया कि वो जमीन कब्जा करें? उनको किसने छूट दिया कि पुलिस अधिकारियों को फ्लैट दें? आखिर ये किसने छूट दिया? मनीष शुक्ला जी, 20 सेकंड है मेरे पास आखिरी। दिया गया शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल, किसने छूट दिया? मायावती जी की सरकार बनी, सितंबर 2003 में श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और पुलिस वाले गवाह से मुकर गए। ये लोग हाईकोर्ट तक नहीं गए। 2017 के बाद 3 साल 3 महीने, यानी आरोप एक दूसरे के ऊपर ही है कि इसने बचाया और आपने बचाया। असल में यह है कि वो बचता 2020 में आया और फिर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात सिर्फ इतनी है कि जो विकास दुबे ने किया उसकी सजा उसको वैसे भी कानून में मिलनी थी। पुलिस एनकाउंटर में पुलिस की एक अपनी कहानी है कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन इसके आगे क्या जातिगत चश्मे से किसी चीज को देखना चाहिए? वैसे उत्तर प्रदेश में अब चुनाव धीरे धीरे सरगर्म होने शुरू होंगे, उसके विषय में क्या नेता अभी से तिकड़म लगा रहे हैं? क्या ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ा मुद्दा होगा? क्या इसकी तरफ ये बातें इशारा कर रही हैं? यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।